In that way, I worked for 22 months. 630 days I worked continuously without a single छुट्टी. Again, that was the line जहाँ से मैं प्रैक्टिस से आई स्टार्टेड स्टडिंग. एक छोटी लाइन ने जिंदगी बदल दी, बट दैट वाज द वरदान फॉर मी. एंड आज मैं जो भी हूँ, मैं उस लाइन की वजह से. देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. बेस्ट बुक इज पेशेंट. सी द पेशेंट, रीड द बुक, सी द पेशेंट. So hi everyone, welcome to the नचिकेत भाटिया शो. आज हमारे साथ बहुत ही एक खास शख्स है. इनके बारे में जितना कम उतना कम है, और आई डोंट थिंक सो ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन. बट इससे पहले मैं बताऊं आपको वो कौन है. आपको सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है. अगर नहीं करा तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर. तो जो शख्स आज मेरे साथ आने वाले हैं, उनको कहा जाता है कि नीट पीजी के, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नीट पीजी एजुकेशन इंडस्ट्री. कहा जाता है उनके बारे में कि वो बहुत बड़े इंसान है, बट आई एम टेलिंग यू, यू कांट फाइंड अ मोर हम्बल पर्सन देन हिम. उनके बारे में आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी. लगभग 27 साल का टीचिंग करियर रहा है उनका. ही इज अ डायग्नोस्टिशियन हिमसेल्फ. काफ़ी चैरिटी भी करते हैं, फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं, और ऐसे करके बहुत सारी इंट्रोडक्शन है उनके बारे में. बट I don't think so I'll keep you guessing anymore. He is the legendary Dr. मुकेश भाटिया सर. तो आज मैं पिताजी को लेकर आया हूँ पॉडकास्ट में अपने साथ, और आज हम डैडी से बात करने वाले बहुत सारी कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई, क्या उनके दिमाग में आया कि जिस दिन उन्होंने कहा कि आज मैं प्रैक्टिस छोड़कर टीचिंग करियर की तरफ मूव करता हूँ, वो भी उस इंडस्ट्री में जिसमें आज तक उस जैसा कुछ भी नहीं हुआ था. तो वो हिम्मत वाला स्टेप उन्होंने कैसे उठाया, हम आज जानेंगे. वेलकम करते हैं डॉक्टर भाटिया सर का. थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन. और आज जैसे कि देख रहे होंगे, आज हमने थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करी है. हम पिताजी के साथ गाड़ी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक नया कंसेप्ट ट्राई किया हमने. आई होप आप लोगों को पसंद आए. इनका टाइम देना भी बहुत मुश्किल काम है, तो हमने कहा कहीं जा रहे थे तो हमने कहा रास्ते में ही कर लेते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. सीधी सी बात है, सारे बच्चे जानना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर को लाओ, सर को लाओ. तो सारे बच्चे जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी. सबने आपको देखा है एक फैकल्टी की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक मोटिवेटर की तरह. तो डैडी ये बताओ बच्चों को कि कैसे जब आप, मैं तो वहाँ जाऊँगा, मेडिकल की तरफ जाने का, आपका मेडिकल बायोलॉजी की तरफ जाने का स्कूल में आपका कैसे मन बना? Well, before I start, I think I must thank my son, again a legendary person in himself, that he is giving me a chance to talk to all of you, and I sincerely thank him from the core of my heart. Well, definitely, I'll tell you all my experience of my life. So, पहली बात कि मैंने बायोलॉजी क्यों ली. मेरे, just to inform you, मेरे 2 बड़े भाई डॉक्टर्स हैं. तो जब मैं स्कूल में था तो आई वॉज वेरी क्रेजी, मुझे डॉक्टर ही बनना है. हमारे एक रिलेटिव थे, उनका नाम था डॉक्टर रमेश भाटिया. हम सब उन्हीं को दिखाते थे, एंड वो ही वाज माय फर्स्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि यार मुझे डॉक्टर बनना है. ये बात जब मैं 4th, 5वीं, 6वीं में था, दैट टाइम कि यार डॉक्टर ही बनना है. जब हमारे टाइम में जब बायोलॉजी लेने की बारी आई, सभी ने मना किया यू टेक इंजीनियरिंग. मैं कहा नहीं, आई विल डू मेडिकल. चलिए जी. जब का हमारे टाइम में इट यूज्ड टू बी 11th क्लास, 9, 10, 11 होती थी. अब तो 12th हो गया है. जब क्या था रेडी आपने? कब थे आप स्कूल में? स्कूल में थे यही व्हेन का अर्ली 70s. अच्छा, तब वो 9, 10, 11th होती थी. अब तो 12th हो गई है. तो 11th के बाद हमारे टाइम में प्री मेडिकल होती थी. अब नहीं होती. अब तो सीधे स्टेट में 12वीं से यू एंटर इनटू मेडिकल कॉलेज. तो जब मैंने 11th पास कर ली, तो मेरे घर वालों ने जाके मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया. ओके, इट वाज पॉसिबल दोज डेज कि आप बायोलॉजी वाले में यू कैन गो टू इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग पीपल कैन नॉट कम टू मेडिकल. ये तब की बात है. बट आई सेड नो, आई विल नॉट गो. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया. मैंने मना कर दिया, मैंने ही नहीं जाना, मैंने मेडिकल ही करना है. तो आई ज्वाइन प्री मेडिकल ज्वाइन किया.
हंसराज कॉलेज में आई ज्वाइन। उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। 1978 का मेरा एडमिशन है। तो व्हाट इफ आई थिंक इफ आई हैव टू टेल टू ऑल यंगस्टर हु आर वाचिंग दिस, डू व्हाट यू लाइक इट। आई थिंक 3 इडियट मूवी में ये दिखाते हैं यार, जो आपका पैशन हो वो काम करना चाहिए। क्यों, आई नो आई एम नॉट फिट फॉर इंजीनियरिंग, तो मैंने नहीं की, लेकिन जब किया पैशन से किया। दिस द फर्स्ट मैसेज टू ऑल माई यंगस्टर। ये शुरुआत है हमारे स्कूल से, कमिंग टू मेडिकल साइंसेस। चलिए जी, अब मेडिकल में घुस के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में गए, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ द कंट्री दैट एवरीबॉडी नोज। I was very shy, very introvert, and now I am making an open statement which everybody will laugh. Can you believe it? My college was a co-ed college. मैंने अपनी क्लास में या किसी कॉलेज में किसी लड़की से हेलो भी लिखी 4 साल तक, 5 साल तक। I was that introvert, shy. Somebody, किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। अब मैं उसे क्या बताऊं, अरे मैंने किसी से हेलो नहीं की तो गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी। ओके, चलिए, एनीवे उस वक्त एक बात और भी थी, पैसे भी नहीं थे एक फुकरे आदमी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। एनीवे, ये तो इट्स जस्ट ए जोक अपार्ट। लेकिन अब क्या हुआ, हम लोग आई केम टू फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में पहुंच गए तो एवरी थर्सडे 12 से 1 दे यूज्ड टू बी 1 क्लास, सर्जरी की क्लास होती थी। 2 लोग वो केस प्रेजेंट करेंगे क्लास के आगे। एक आदमी हिस्ट्री बोलेगा और एक दिन एग्जामिनेशन फाइंडिंग बोलेगा। फैकल्टी विल डिस्कस द पेपर, और बल्कि नॉट पेपर, द केस। अब कौन क्लास ले, कौन खड़ा होकर बोले, नहीं 4-5 हफ्ते निकल गए। 6ठे हफ्ते में प्रोफेसर HOD मेड सर्जरी थे हमारे, डॉक्टर मेहंदी रहता, ही केम। क्लास को डांट लगाई, क्या है सुना है, क्लास नहीं हो रही, नोबडी टेक द केस, ब्लाम ब्लाम ब्लाम, गुस्सा किया सबको। ओके, नेक्स्ट वीक से रोल नंबर 1 to 10 2 लोग केस प्रेजेंट करेंगे, उसके में 11 to 20 करेंगे, लिस्ट लगा दी। अब बात वही है, अब वो 1 to 10 में तू कर, कोई करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे क्या गलती, अगेन मैनेजमेंट माइंड। अगर आपने किसी से काम करवाना है तो यू शुड हैव ए प्रॉपर डेजिग्नेशन, ये काम तूने करना है, वरना लोग हॉकी खेलते रहते हैं। ये भी मैनेजमेंट की बात थी, दैट आई लर्न दैट टाइम ऑल्सो। एनीवे, 3 हफ्ते और निकल गए। 4थे हफ्ते लड़ाई चल रही थी, तू कर। मैं कहा जी मैं करूंगा। मेरा रोल नंबर पीछे था, M से नाम था मेरा। हाँ, तू कर। एंड मैंने एक केस लिया, इट वॉज लंप एब्डोमेन। I still remember Dr. Thusu, a great surgeon, a great human being, was my faculty standing with me. And I confessed very honestly, openly, जो भी आप सभी ने केस प्रेजेंट किए होंगे और उस केस प्रेजेंटेशन में गलतियां होती हैं। And I can say, now I can say with a great proud कि मैंने 100% की गलतियां की खड़े होके, जो बोला मैंने। Everybody was laughing at me, ha. It was a good, आज की डेट में कहूँ कपिल शर्मा शो से ज़्यादा कॉमेडी शो हो गई थी। 1 घंटा लोग मुझ पे हंसे। और एनीवे, माय फैकल्टी वाज लाफिंग बिकॉज मैंने कैसे केस प्रेजेंट किया, जस्ट सी, आई शो यू। पेशेंट रामलाल, ऐसे करके, और भी जो केस की गलतियां मैंने वहाँ की, लाफिंग बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। चलो जी, घंटा हो गया, उसके बाद सब मैं निकला बाहर। 180 लोग मुझ पे हंस रहे हैं, एवरीबॉडी लाफिंग एट मी। ठीक है जी, यू गेट डिप्रेस्ड व्हेन पीपल लाफ एट यू, यू गेट डिप्रेस्ड आल्सो, डेफिनेटली इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। मैं गर्दन झुका के ऐसे जा रहा था तो एक मेरा बैचमेट हेम प्रकाश, डॉक्टर हेम प्रकाश नाउ, वो आया मेरे पास। कहता यार तू डिप्रेस क्यों है, ये जो तेरे पे सब हंस रहे हैं, इनमें किसी की हिम्मत थी खड़े होके बोलने की, तेरे में गट्स थे खड़े होके बोलने की, यार तू अटकता बहुत है। दोस्तों, उसके वो जो एक लाइन थी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जब हम लोग जिंदगी में नीचे होते हैं, सब हम पे हंसते हैं, पीपल लाफ एट यू, पीपल मेक फन ऑफ यू, लेकिन उसमें लोगों की जो काइंड वर्ड्स होते हैं, कोई बोलने वाला, ओके, वो आपका एसेट होता है, वो आपके सच्चे मित्र होते हैं। हमेशा सच्चे मित्रों का ध्यान रखना चाहिए। एनीवे जी, मैंने उसकी बात को मान लिया।
मैंने उसकी बात मान ली। अगले हफ्ते मैं क्लास लूंगा। ओके डन। अब अगले हफ्ते मैं कैसे बोला, पेशेंट मिस्टर रामलाल 70 ईयर जेंटलमैन, तो मेरे में ये चेंज आ गया। पिछली बार क्या था, आ करके खत्म हो गई बात। अगेन आई वेंट टू हिम, क्या गलती की? उसने कहा ये गलतियां की हैं। उसके अगले हफ्ते फिर क्लास मेरी ली, डन, मैं और बेटर हो गया। चौथी बार फिर मैंने ली, फिर बेटर हो गया। फिर उसके बाद 7वीं बार में HOD सर्जरी वाले ही आने वाले थे, डॉक्टर मंदिरता क्लास थी, केस था बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। मैंने वो केस को प्रेजेंट किया और मैंने उसको प्रेजेंट करके मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएट जो PG थे उन दोनों 2-3 के आगे मैंने किया, तो उन्होंने डेफिनेटली सारी गलतियां निकाल के मेरा बड़ा केस परफेक्ट कर दिया। उसके बाद जो मैंने केस शुरू किया, उसके बाद जो केस खत्म हुआ, तो सर्जरी के HOD में यूं देखा करके फिर अनाउंस किया, nobody can fail him, not only in MBBS, even MS also, in MS general surgery also nobody can fail him. दोस्तों, that was the turning point. एक आदमी 7 हफ्ते पहले खड़े होकर सब हंस रहे हैं और आज जब ये बात कही तो पूरी क्लास ने ताली बजाई। तो दोस्तों, कुछ मैसेज, those are your best friend who you tell your mistake. नंबर 2, जो भी आप काम करें, better to consult your senior, वो आपकी गलतियां ठीक कर देंगे। योर अप्रोच विल बी बेटर। वो जो चीज़, मेरा जो केस बढ़िया कराया गया था क्योंकि मैंने अपने PG के आगे बोला, उन्होंने ठीक करा दिया। और तीसरा, नेवर, कभी भी घबराना नहीं है, जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, ये लाइफ है। कोई भी आदमी, नो बॉडी इज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो नेवर गेट डिस्टर्ब, स्ट्रगल, बट डू द थिंग इन द राइट वे। टॉक टू योर सीनियर, दिस इज जैपनीज वे ऑफ वर्किंग। सीनियर से बात करो, आपकी गलतियां ठीक कर देंगे। ओके, सीनियर्स के पास गलतियां ठीक करने का आइडिया होता है और जूनियर के पास नए आइडिया होते हैं। मैंने ज़िंदगी में यही किया। चलो जी। तो ऑफ कोर्स ही बात है डैडी, ये तो लाइफ का पहला बहुत मेजर चेंज आया था आप में। फिर जब आपने शुरुआत करी थी, आई थिंक उसके बाद इमीडिएटली आप PG के लिए भी नहीं गए थे जी। आपने कुछ दौरान एज अ मेडिकल ऑफिसर काम किया था, क्यों? वेल, MBBS हो गई, इंटर्नशिप हो गई, हमारे टाइम में हाउस जॉब होती थी, अब नहीं है। हाउस जॉब के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, करनी पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल हालत बड़ी ख़राब थी, पैसे नहीं थे। तो दिल्ली में एक जगह है रामपुरा, जस्ट बिहाइंड केशवपुरम, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ पंजाबी बाग के बिल्कुल पास में ही है। मैंने वहाँ पे एक गांव के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरी प्रैक्टिस सुबह शाम होती थी, 7 डेज ए वीक होती थी, बल्कि संडे शाम में इसलिए खोलता था क्योंकि संडे शाम सबकी क्लिनिक बंद होती थी, तो पीपल यूज टू कम टू मी, क्योंकि नई नई प्रैक्टिस है। चलो जी, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे रात को भी मैंने एक एज ए RMO भी ज्वाइन कर लिया, मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर लिया। 7 डेज ए वीक मेरी क्लिनिक 7 डेज ए वीक खुलती थी। 7 डेज ए वीक मैंने रात को नाइट ड्यूटी ज्वाइन की। जैसे शाम को 5 से 9 क्लिनिक ख़त्म की, घर आया, खाना खाया, स्कूटर था तब, आई यूज्ड टू गो, फिर नर्सिंग होम गए, वहाँ से सुबह आए, अपना ब्रेकफास्ट किया, यहाँ आ गए, 9 से 1 क्लिनिक, दोपहर को सोता था। इन दैट वे आई वर्क फॉर 22 months, 630 days I work continuously without a single छुट्टी। और जो वहाँ से पैसे मिले थे नर्सिंग होम से, उससे मेरी शादी हुई थी। एंड आई लेफ्ट द जॉब 5 days बिफोर द मैरिज। तो मैं कहा यार कोई कपड़े शपड़े सलवा ले। तो दैट वाज द कहानी, स्ट्रगलिंग डेज। बट तो अगेन ए मैसेज फॉर द यंगस्टर, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आई डिड इट। आपने उसके बाद जब सोचा कि मुझे आगे पढ़ने जाना है, तो जॉब से आप उस तरफ वापस से एजुकेशन की तरफ कैसे मूव हुए? अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तभी की बात है। एक फंक्शन पे मुझे जाना पड़ा। डॉक्टर विनय अग्रवाल, वेल नोन पर्सनैलिटी इन मेडिकल प्रोफेशन, उनका छोटा भाई है डॉक्टर अजय अग्रवाल, वो मेरा दोस्त था। डॉक्टर विनय अग्रवाल के बेटे का बर्थडे था, होटल रंजीत में फंक्शन हुआ था। वहीं पर हम लोग 8-10 लोग मेरे बैचमेट खड़े थे, तो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर GD गुप्ता वहाँ आए। हमसे बातें करने लगे।
he asked a medical question to all of us. और हम 10 में से कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया. कुछ सवाल मुश्किल नहीं था, तो nobody could answer. तो then he said, don't you read? हमने कहा अब क्या करना पड़ गया, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं. No, you should read. You should always read. ये कह के चले गए as usual. जब वो चले गए तो सभी का ये ना प्रोफेसरों की ये जो अपना ना ये हैबिट जाती नहीं, हर जगह ये भाषण देते रहते हैं. Again everybody made fun of my great teacher. But I realized यार सर ने बात सही कही है. I should study. तो दोस्तों मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. मेरी क्लिनिक में किताब हमेशा खुली रहती थी और सारी वहाँ पे किताबें होती थी. कभी कभार आई टू अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस, तो मैं पढ़ के जाता था. मान लो थायराइड का फंका वो होनी है कॉन्फ्रेंस, तो मैं थायराइड की एनेटमी, फिजियो, बायोकेम, फार्मा A to Z पढ़ के जाता था. जब आपने सब पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा अगला क्या बोल रहा है. एंड इन दैट वे आई वॉज ऑलवेज अपडेटेड. तो कहने का मतलब है कि अगेन सीनियर्स की बात, अगेन दैट वाज द लाइन जहाँ से मैं प्रैक्टिस से आई स्टार्टेड स्टडिंग. कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने सर की बात को इज्जत दी और बाकी लोगों ने मजाक उड़ाया. और इनफैक्ट बड़ी अच्छी कहानी है. अगेन कुछ दिन पहले हम अब वही सारे दोस्त इकट्ठे एक फंक्शन में मिले, तो एक ने कहा यार तू ये कैसे बन गया, तू ये कैसे यहाँ पहुँच गया. तो मैं कहा जी मौका हर एक को मिला था. सर ने एक बात कही थी, आप सब हंसे थे, मैंने सर की बात को सीरियसली लिया, उनकी बात को मान दिया. एक छोटी लाइन ने जिंदगी बदल दी. मैंने अपने सीनियर की बात मानी, उनकी इज्जत की और आज मैं यहाँ पहुँच गया. एंड आई से कि आई दैट्स व्हाई आई हैव लॉट ऑफ लव रिगार्ड फॉर, ऑफ कोर्स आई हैव लव एंड रिगार्ड फॉर ऑल माय टीचर्स, बट प्रोफेसर GD गुप्ता के लिए खास इज्जत है, मान है, क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन बताई थी, कैजुअल बोले थे, बट दैट वाज द वरदान फॉर मी. एंड आज मैं जो भी हूँ मैं उस लाइन की वजह से कि पढ़ना चाहिए, स्टडी नेवर गोज वेस्ट. डैडी आपने स्टीफेंस के अंदर भी काम किया है जी. वो स्टीफेंस के अंदर उस टाइम पे आपको एक मौका मिला था कि स्टीफन से आपके दोस्त ने बताया था. जी, ये भी बड़ी अच्छी कहानी है. हाँ. अगेन बड़ी अच्छी कहानी है. चलो जी, प्रैक्टिस शुरू कर दी हमने. मैंने 84 में शुरू की थी, 85 सॉरी, पहले 85 में शुरू की थी, कर दी. तो बात है 91 की. दैट मीन्स 9 ईयर आफ्टर पासिंग माई MBBS. मैंने 82 में पास किया था, 83 इंटर्नशिप, 84 हाउस जॉब. 21 जनवरी 1991 की बात है. मैं अपनी क्लिनिक में बैठा था रामपुरे में. मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अशोक मित्तल, मुझसे एक साथ सीनियर था, गवर्नमेंट जॉब में था. यार भाटिया साहब मुझे PG मिल गई. मैं कहा हाउ यू गॉट PG? एग्जाम तो मार्च में होता है. वो नहीं यार, वो DNB करके एक नई डिग्री आई है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली में, उसमें 2 सीटें थी. आज इंटरव्यू हुआ, 100 लोग आए थे, खाली मुझे अकेले को सिलेक्ट किया है. कल भी इंटरव्यू है, तू भी आ जा. बट आई आस्क्ड यार ये DNB रिकग्नाइज्ड है? कहते यार सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड डिग्री है, इक्विवेलेंट टू MD है. चलो जी, मैं भी अगले दिन पहुंच गया. वहां पहुंचा तो वहां 8-10 लोग बैठे हुए थे. तो मुझसे पूछा गया ऐसे यूं इशारा किया, क्या करते हो? प्रैक्टिस. सब हाथ पड़े, हा हा हा. उसको क्या आता होगा? कब पास की? 82 में पास की थी. अगेन दे लाफ, 9 साल हो गए, इसको क्या आता होगा? तो जो OPD की कुर्सी होती है ना, जैसे वो जो पीछे 9 साल बाद करने गए, 9 ईयर आफ्टर माई MBBS, वो जो कुर्सी होती है OPD की कुर्सी, वो जो पीछे वाली सारे ऐसे ऐसे हो गए पीछे. नहीं है, इसको क्या आता होगा? ऐसे तू पूछ. एक कोने से आवाज आई, व्हाट इज दिस? आई आंसर्ड एंड वो सीधा हो गया. फिर दूसरा सवाल आया, सीधा. दोस्तों 5 मिनट में सबकी मैंने कमर सीधी कर दी. अब तो वो टेबल पे ऐसे बैठ गए. अब शुरू हो गया रैपिड फायर राउंड. आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू होता रहा. आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. 10 लोगों के एवरीबॉडी आई आंसर्ड. दे वर शॉक्ड. They were shocked, they were surprised. कल हमने 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, सारे फ्रेश पास आउट, किसी को कख नहीं आता था, और आज ये
पिता में आके बैठ गया हमारे पास आके, सच ए वंडरफुल नॉलेज कहता है कि दे आर नेवर सीन। अच्छा जी, चलो जी आप बैठो बाहर, बुलाते हैं आपको। और उसके बाद 1 घंटा हो गया, मुझे नहीं बुलाया गया। अब दिक्कत क्या हुई, अंदर वहां पे जो सीनियर रेजिडेंट थे, अब सीनियर रेजिडेंट तो जाहिर है वो एमडी पास थे, लेकिन उम्र में मुझसे वो छोटे थे, जाहिर है मैं तो 9 साल बाद गया था, वो यंगस्टर थे। दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद मी। कहते यार इतना लर्नेड बंदा आके बैठ गया है और हमसे उम्र में बड़ा है, इसको इतना ज्यादा आता है, तो इसको संभालना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। बात भी सही है, एक सीनियर आदमी हो उम्र में और उसको इतना आता हो, तो दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद माय नॉलेज आल्सो। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा कि यार इसको भगा दो। कंसल्टेंट ने मुझे, एंड दे गेव मी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो कंसल्टेंट ने कहा कैसा निकाले, किस ग्राउंड पर निकाले बता, ऐसा बंदा नहीं मिला करके, बट द सीनियर रेजिडेंट वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो 1 घंटा डिस्कशन चलता रहा। उन्होंने कहा कि ये आएगा तो वील रिजाइन इन एन मास, इकट्ठे रिजाइन कर देंगे। चलो जी, तो फिर क्या किया जी, उन्होंने कहा कि इसको ना वहाँ भेजो डॉक्टर जेकब, वो हमारे मेडिसिन के हेड भी थे और सेंट स्टीफन के डायरेक्टर भी थे, और उनको फोन कर दिया कि आप इसको भगा देते किसी तरीके से। अच्छा, मैं गया उनके पास, ओह यू गॉट 10 आउट ऑफ 10, गुड गुड वेरी गुड, बट वी कांट टेक यू। मैं कहा सर व्हाई, बट यू आर डूइंग प्रैक्टिस। मैं कहा जी प्रैक्टिस करो उससे क्या होगा, नो यू विल नॉट कम। मैं कहा नहीं आऊंगा तो निकाल रहे हैं बाहर, बॉल इज इन योर कोर्ट। तो उनका ये दाव फेल हो गया। अब वो सोचने लगे, अब बहाना ढूंढते रहे, उनको लगा कि ये इससे शायद मान जाएगा। अब वो फिर ऐसे खुजली करने लगे, जो सोचते रहे क्या कैसे को भगाऊं। बट वी वांट समबडी टू ज्वाइन इमीडिएटली। मैं कहा लाओ जी कागज लाओ। मैंने लाया, फॉर्म लाया, भर के मैं दे आया। मैं जी मैं कल से आ रहा हूँ। अब तो ही हैज टू टेक इट। याद है दोस्तों, मैं जॉइंट फैमिली में था, हम सारे भाई इकट्ठे रहते थे, एक आई वॉज मैरिड ऑल्सो। तो बिना पूछे मैं वहाँ कर आया। जब मैं घर आया पता चला ये तो बवाल मच गया। इट वॉज अ बिग डिस्कशन। 2 घंटे बातें होती रही। फाइनली द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू माई वाइफ अन्नू मैडम कि तेरा क्या विचार है। माई वाइफ सेड कि नो आई नो ही इज वेरी क्रेजी फॉर स्टडीज, लेट हिम गो। तो फिर फाइनेंस की बात थी। कैन यू बिलीव इट, जो मेरी सैलरी थी 25% ऑफ व्हाट आई वाज अर्निंग इन माय क्लिनिक फाइनेंशियल, दे वर जस्ट दे ऑफर्ड मी सैलरी ऑफ 2700 ओनली। तो डन राजी, माय ब्रदर सेड डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस। एंड अगेन I am here because of support of my elder brothers. They supported me. They supported me for 2 years. Again, I'm thankful to them. दोस्तों, family support is very essential. Again, a message for all the youngsters. We live for the family. Everybody, it's a universal truth. We live for the family, and family support, brother support, all is very essential. And during that time, एनीवे मैंने ज्वाइन किया। हमारा फर्स्ट बैच था, मैं और अशोक मित्तल इकट्ठे के पहली बार गए, और उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाई का कि कैसे पढ़ाएं। पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाना कोई आसान नहीं होता है, अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाना फिर भी आसान है, पीजी को पढ़ाना कोई आसान नहीं है। और सेंट स्टीफन वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 6 महीने तक तो हम लोग खाली राइस ट्यूब डालते रहे, फोलिस डालते रहे, तू रिपोर्ट ले लिया। 6 महीने बाद हमने कहा यार कुछ पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, हम सोच रहे हैं कुछ शुरू किया जाए। ये 6 महीने बाद मेरे कंसल्टेंट कहते हैं 2 महीने और निकल गए। फिर हमने कहा जी कोई पढ़ाई हो। हाँ, चलो एक काम कर, कल तू डायरेटिक पढ़ के आ जा। मैं पढ़ के आ गया। अब क्या करूं, चल तू बोल मेरे आगे। चलो जी, हमने बोलना शुरू कर दिया। तो वहां से शुरुआत हुई ये बोलने की। तब ऐसे ये 2-4 बार होता रहा। फिर लगा यार ये बढ़िया सिस्टम है, इसमें क्या वो कंसल्टेंट को नहीं पढ़ाना पड़ेगा। मैं और अशोक मित्तल थे, तो हमने फिर लिस्ट लगा दी, टॉपिक की ये लिस्ट है, एक दिन ये मित्तल साहब बोलेंगे, एक दिन मैं बोलूँगा। उस चक्कर में हमें बोलना और आ गया, क्योंकि अगर आपने किसी आगे बोलना है
टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडीज, ये मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ। जितना आप बोलते हैं एनीवे वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन केस डिस्कशन वहाँ नहीं होते थे क्योंकि टाइम नहीं था, बिजी थे। बहुत सारे और भी उन दिनों बहुत दिक्कतें आई मुझे। इट वॉज ए टफ टाइम ऑफ माई लाइफ। बहुत कुछ चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें बहुत थी विच आई डोंट थिंक आई हैव टू स्पीक हियर। फिर 2 साल वहाँ से हमने वो का 2 साल की मैंने वहाँ पे काम किया। DNB 3 साल की होती है, 1 साल की मेरी हाउस जॉब हो चुकी थी तो हमें 2 साल की थी और दैट वाज इंक्लूडेड इन द DNB ट्रेनिंग। फिर वहाँ से निकल के गए, हम लोग क्लास अटेंड करते थे, जगह जगह जाते थे। डॉक्टर PS गुप्ता वाज दैट कंसल्टेंट इन गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहाँ पर एक डॉक्टर पासी है, डॉक्टर पासी वाज द HOD ऑफ मेडिसिन इन इंदौराव। उनका बेटा वाज डूइंग DNB, वो अभी भी है वहाँ पर एज ए कंसल्टेंट। उसके थ्रू जान पहचान निकाल के हम भी डॉक्टर सर की क्लास में जाके बैठते थे। डॉक्टर अमेजिंग का टीचर दे, डॉक्टर PS गुप्ता लाइक पीपल, दे आर द रियल टीचर्स। उनको पता है कैसे पढ़ाना है, बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। बाकी जितने भी जो कॉन्फ्रेंसेस में लोग बोलते हैं वो तो खाली भाषण दिया, लेकिन डॉक्टर PS गुप्ता लाइक एक ट्रेन टीचर अलग होता है कि क्या क्या गलतियां करते हैं। आपने नी जग निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे पैर रखना चाहिए, एंकल जग निकालना चाहिए, बहुत कुछ सीखा। एनीवे फिर DNB मेडिसिन पास हो गई पास। तो उसके बाद फिर मैं बन गया कंसल्टेंट। ओके, तो दिस द वे ये कहानी थी DNB कैसे गया और मैं कैसे पास किया मैंने। डैडी, टीचिंग में आने का जो स्टेप था वो आपके दिमाग में आया कैसे? अगेन ए गुड क्वेश्चन। तो मैंने कहा था वंस आई पास माय DNB तो मैं आई बिकेम ए कंसल्टेंट इन खोसला हॉस्पिटल इन शालीमार। तो पढ़ने का शौक था, आई वाज स्टिल रीडिंग। तो आई यूज्ड टू गो फॉर द राउंड, एंड जो भी राउंड में मेरे साथ RMO होते थे आई स्टार्ट टीचिंग। धीरे धीरे में राउंड इतने फेमस हो गए, सारे JRs कहें सर यू कम फॉर राउंड सीइंग पेशेंट एट 12 o'clock। 12 से एक राउंड लिया, पेशेंट देखे, और 1 बजे आई यूज्ड टू गो एंड सिट इन ICU। पूरे अस्पताल के JR यूज्ड टू कम, जितने जूनियर रेजिडेंट थे दे यूज्ड टू कम एंड सिट विद मी एंड आई यूज्ड टू टीच देम। उनमें एक लड़का था डॉक्टर विकास मल्होत्रा, आज वो अंबेडकर हॉस्पिटल में HOD ENT है, प्रोफेसर HOD डायरेक्टर ऑफ अंबेडकर हॉस्पिटल आज की डेट में, 16 मार्च 2024 में। तो उसने कहा सर वो मुझे MS ENT मिल गई, जो आपने ये सवाल कराया था जी 2 4 5 सवाल, वो 5 सवाल ही होते हैं विच कैन टर्न अराउंड द टेबल। उसको MS ENT मिल गई। तब मेरे दिमाग में आया यार why not to do the thing in a proper way? And I confess very honestly, openly, मैंने टीचिंग इसलिए शुरू की थी इसी बहाने मैं भी पढ़ लूंगा। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर एक टीचर को 1 घंटा बोलना है तो उसको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर एवरी टीचर। मैं भी पढ़ लूंगा। तो मैंने अपना एड दिया। पहले दिन खाली मेरे पास 2-4 स्टूडेंट थे, फिर अगले दिन 4 हो गए। मैं कहा डोंट पे मी एनीथिंग। हारकोट बटलर स्कूल है नेक्स्ट बिल्डिंग टू बिरला मंदिर इन गोल मार्केट दिल्ली में, वहाँ शुरू की। बाय द टाइम आई फिनिश माय 10th लेक्चर द हॉल वाज फुल। तब मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच से मैं पढ़ाता था, एंड दैट टाइम आई नेवर न्यू व्हाट द इंटीग्रेटेड अप्रोच इज। अगर मैंने थायराइड करना है तो उसकी एनाटॉमी फिजियो करा के पूरा एवरीथिंग A to Z कवर कर दिया, बच्चे बड़े खुश यार। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि कैसे किया जाए, एंड अगेन रिपीटिंग सेकेंड टाइम कि इट वाज कमर्शियल वाज नॉट द आइडिया, इट वाज इभाने करूँ। एंड रिमेंबर आई वाज डूइंग फुल टाइम प्रैक्टिस दैट टाइम। फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा था, सुबह शाम मेरी क्लिनिक खुलती थी, लेकिन तब संडे इवनिंग बंद होती थी, तब बंद होती थी। बट अदरवाइज आई कंसल्टेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो। तो ये मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। डैडी, पहले तो who would you say was the first student of Bhatia? Definitely I'll say I give credit to Dr. विकास मल्होत्रा, और ये बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी है। If you see, if you read the preface of my medicine essence and medicine simplified, उसमें लिखा है, उसमें लाइन लिखी है कि डॉक्टर विकास मल्होत्रा was my first student, लिखा है इसके अंदर। I acknowledge कि वहीं से इम्पल्स आया था ना, उससे एक जो बात कही थी, या सर या आपके वो 4-5 क्वेश्चन ही थे तो why not to do, तो लिखा है, and I acknowledge it. तो
डैडी जब ये शुरुआत थी आपकी, तो उस टाइम पे आई एम श्योर आपने बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, बट ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो बताना चाहो? वेल, बड़ा अच्छी अगेन जब मैं जैसे आई टोल्ड यू क्लासेस शुरू करनी 10 क्लास से बड़ी फिर उठ गई और अपना क्लास भर गया। तो उसके बाद फिर अब बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो मैं बाकी टीचर लेके आया। अब दिक्कत क्या थी, जिसको लेके आऊँ बच्चे भाग जाएं, क्योंकि दे यूज्ड टू टीच द वे दे आर टीचिंग इन द मेडिकल कॉलेज। अब एक माइक्रोबायोलॉजी की टीचर लेके आया, अब वो पढ़ा रही है व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज वायरस। अब वो बच्चे इंटर्न हैं सारे, उन्होंने MBBS पास की है, उसको अगर आप बैक्टीरिया बताओगे तो नाराज हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए उसको। बायोकेमिस्ट्री की मैडम को लेके आया, वो पढ़ा रही है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज फैट। अरे यार सब भाग जाए, आई एम टोटली न्यू पर्सन, नो आइडिया। तो दोस्तों लगभग ये मान लीजिए ऑल द सब्जेक्ट आई टॉट माई सेल्फ। पढ़ना पड़ा, पढ़ाना पड़ा, इट वॉज ए डंडा ऑन मी, डंडा ऑन मी। अब मान लो अब का फिजियो मैंने पढ़ाई है, न्यूरो एनाटॉमी मैंने पढ़ाई थी, मैंने पैथो पढ़ाई है, एनेस्थीसिया पढ़ाया है 7 साल। मैं तो कभी OT में घुस कर नहीं देखा, मैं तो फिजिशियन हूँ, सर्जन तो जाते हैं OT में 7 साल। और बच्चों को पता है कि एनेस्थेटिस्ट नहीं है, पर दे वर हैप्पी विद मी बिकॉज मैंने उनको एनेस्थीसिया पढ़ाया। 10 में से उनके 8 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, तो आई थिंक आई हैव डन ए गुड जॉब फॉर दैट। ये किया। पैथो पढ़ाई है मैंने, फार्मा पढ़ाई है, फार्मा 10 साल पढ़ाई है मैंने, पीडियाट्रिक पढ़ाई है, डर्मा पढ़ाई है, रेडियो पढ़ाई है। और ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने तंग भी करते हैं, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। आई डोंट टॉक ऑन दोस क्या हुआ, वी विल टॉक ओनली पॉजिटिव थिंग। फैकल्टी नहीं मिलती थी, ये तो करना पड़ा, फिर धीरे धीरे मिलते चले गए लोग, फिर उनको मैंने देना शुरू कर दिया। लेकिन आई रियली वर्कड हार्ड, क्योंकि एक आदमी आपको अपना सब्जेक्ट यू कैन टीच वेरी कंफर्टेबली, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इतना कंफर्ट नहीं होता है। लेकिन अगेन यंग मैसेज फॉर यंगस्टर, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। डैडी आपने इतनी लंबी जर्नी रखी, तो आपके पहले फैकल्टी कौन थे जिनको आपने चलो साथ लिया जो था? शुरू के फैकल्टीज के अगर मैं नाम कहूँ, डॉक्टर A.K. जैन, अपना A.K. जैन जो जिनकी वो किताब आती है ना, मेन फिजियो वाली किताब, वो और कुछ टाइम डॉक्टर B.K. टंडन ने भी एनाटॉमी पढ़ाई थी। तो दोस्तों अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल हु आर द पार्ट ऑफ माई इनिशियल जर्नी। और इस जर्नी में बहुत सारे और टीचर भी आए, बट फ्रॉम द आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ माई कलीग्स हु took part in the journey with me. I'm उनकी वजह से भाटिया बना है, and उनकी वजह से मैंने कहा ना, जो बिल्डिंग बनती है उसका एक फाउंडेशन होता है, और फाउंडेशन लोगों को नजर नहीं आता, वो धरती के नीचे होता है। तो दे वाला फाउंडेशन होती है। तो अगेन थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो आप लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों, दैट जो वर्ड ग्रैंड टेस्ट है ना, वो डॉक्टर भाटिया ने कॉइन किया था। डैडी ये बताओ, ग्रैंड टेस्ट का आइडिया आपको कैसे आया? ग्रैंड टेस्ट का आइडिया कैसे आया? अगेन ए गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट एक हमारे कंपिटिटर थे, उन्होंने अपना एक टेस्ट शुरू किया था। 5 साल तक वो करते रहे। इट वाज ए सुपर हिट। नाम क्या था उस टेस्ट का? उनका मेगा टेस्ट था शायद। कोई टेस्ट था जो, हाँ, ग्रैंड टेस्ट नहीं था, कोई और नाम था। कोई और कोई, अच्छा नाम याद नहीं कि उनका कोई टेस्ट था, बट इट वाज ए ग्रैंड हिट। तो 5 साल बाद फिर मुझे किसी ने कहा भी तू क्यों नहीं बनाता? तो ठीक है जी, फिर मैंने ये टेस्ट बनाने शुरू कर दिए। और आई कैन से विद ग्रेट प्राउड, वो जो टेस्ट वर माई टेस्ट वर बिकेम सुपर डुपर हिट। क्या यूएसपी थी आपकी? उसकी यूएसपी की थी, वो टेस्ट सारे मैं खुद बनाता था। मुझे पता है कि टेस्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। मैंने कहा ना, हमें तो बिल्कुल आई वॉज डीप इन टू दिस थिंग। तो जो मेरे का तरीका था कि एक तो जैसे एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि एनाटॉमी के 15 क्वेश्चन आने हैं, फिजियो के 15 आने हैं, और बायोकेम के 10 आने, मैं उसी रेशो में लेता था। नंबर 2, और मैं कुछ जो मेरे पेपर बैलेंस होते थे, कुछ रिपीट क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन, और सबसे बड़ी हिट वाली बात होती, हर एक पेपर में मैं नए क्वेश्चंस, प्रोस्पेक्टिव न्यू क्वेश्चन जरूर डालता था। जो रिसेंट एडवांसेस चल रही हैं, नई कोई दवाई आई है जो हैरिसन में नहीं होती थी, और वो नई दवाई डाल दी, और वो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते थे, क्योंकि एग्जामिनर ऑलवेज आते लेटेस्ट ड्रग।
उस वजह से मेरा पेपर बिकेम सुपर डुपर हिट. इट वॉज ऑफलाइन, हम लोग हार्ड कॉपी. 40,000 पेपर छपते थे मेरे. 40,000 वी शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर कंट्री. ये उस टाइम की बात है जब देयर वाज नो सोशल मीडिया. नो सोशल मीडिया. हाँ, 40,000 सुपर डुपर हिट. OMR शीट आती थी. तो कहने का मतलब है कि डू क्वालिटी वर्क. अगेन यंग मैसेज फॉर यंगस्टर, रिवॉर्ड विल फॉलो. नेवर स्पॉइल द क्वालिटी. और उसके लिए, और मैं इतना पर्टिकुलर था कि कॉमा की मिस्टेक भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी. या नहीं यार, इसको ठीक करो, कॉमा की मिस्टेक है. तो जब आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, देन स्काई द लिमिट ऑफ द ग्रोथ. ओके, तो ऑलवेज डू द क्वालिटी वर्क, रिवॉर्ड विल फॉलो. द मैसेज फॉर द यंगस्टर्स. तो बच्चों, आपको एक बात बताऊं कि आज हम देखते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री अब तो बहुत बड़ी हो गई है. सो नीट पीजी के जितने भी आप कहोगे कि फैकल्टीज रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं भाटिया से एक अटैचमेंट रहा है. डैम्स के सेठी सर हैं, वो भाटिया के पार्ट थे. तो पता नहीं हो गई, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं सबको. विवेक जैन सर की क्लास हुई थी पहली. साक्षी मैम ने पहली क्लास यहाँ ली थी, मतलब. और रजत जैन सर हो गए, वो स्टूडेंट थे अपने टाइम पे. सौरभ भाटिया सर स्टूडेंट थे. सो हर बंदा, मैं कहूँगा कि भाटिया सर के साथ या भाटिया सर के स्टूडेंट की तरह रहा है. नारो के दीपू सेबिन सर स्टूडेंट थे बैंगलोर भाटिया के. तो एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, और हम शायद उसको इतना टाइम दे नहीं पा रहे. हम बहुत कम शब्दों में बता रहे, बट ये मुझे लगता है कि सारी बातें पता होनी चाहिए. तुम बल्कि क्योंकि बात करें तो मैं शेयर कर रहा हूँ. काफ़ी डीप हिस्ट्री है, काफ़ी रिच हिस्ट्री है. तो डैडी, आपने अपना दिल्ली के बाहर पहला सेंटर कब खोला था? पहला सेंटर मैंने खोला था आगरा. मेरा एक स्टूडेंट था, उसने MD माइक्रोबायोलॉजी कर ली, तो उसने कहा कि खोलना है. तो वो मैंने खोला. आगरा जाते थे हम लोग, ट्रेन से जाते थे. तो वहाँ से उसके बाद फिर धीरे धीरे करने शुरू कर दिए कुछ. बट एक जो चीज़ थी, आई वॉज टीचर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था. एंड आई कन्फेस वेरी ऑनेस्टली, आई वॉज ए पुअर एडमिनिस्ट्रेटर. तो उसके बाद जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जाहिर है तो आपकी जो वर्किंग कम हो जाती है. देन अनु मैम ने ज्वाइन किया, मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया. तो दैट वाज ए बिग सपोर्ट टू मी. लेडीज आर बाय डिफॉल्ट, दे आर बॉर्न गुड मैनेजर्स. वो जो करती है ना, जो लेडीज इन जनरल. तो अनु मैम वाज ए गुड सपोर्ट टू मी. उन्होंने काफ़ी संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला. तो दिस हाउ वी सस्टेन्ड हेयर. और हमारा ना एक छोटा सा घर था रोहिणी में. सो इट वाज अ फ्लैट. नीचे जो गैराज होता है, उसको पापा ने ऑफिस बनाया था. ऊपर हम रहते थे. तो और वो आई थिंक छोटा सी जगह थी, बट उसी के अंदर हमारा पूरा भाटिया चलता था टिल 2008. और हमने फर्स्ट टाइम यू मेड अ सेंटर वॉज पटेल नगर, राइट? और करोल बाग. तो क्लासेस हम लोग करते थे बटलर स्कूल गोल मार्केट में. उसके बाद फिर हमने एक अपना सेंटर लिया करोल बाग में. वो अपनी जगह ली, हमने अपना बनाया. उसके बाद फिर नया सेंटर हमने पटेल नगर बनाया एक और. फिर बॉम्बे भी हमने सेंटर बनाए अपने. गणपति की कृपा से हमने प्रोग्रेस की. वी मेड ओन सेंटर. फिर हमारे ऑल जब काम अच्छा किया और हमारे पार्टनर हमारे साथ जुड़े. एंड नाउ आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव सेंटर्स. कोविड से पहले इधर बात 35 लाइव क्लासेस सेंटर थे हमारे. सो डैडी, इससे पहले हम किसी और टॉपिक पर मूव करें, आई थिंक आप ऑफ कोर्स वो हो जिन्होंने सब कुछ शुरुआत करी थी, और एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं तमीम सर भी. तो आप और तमीम सर की मुलाकात कैसे हुई? वेल, जैसे अब काम बढ़ता चला गया, सेंटर बढ़ते चले गए और नई फैकल्टी आनी शुरू हो गई. तो तमीम साहब का भी किसी ने कहा यार वो अच्छा टीचर है. आई थिंक ही वाज टीचिंग इन सम अदर इंस्टीट्यूट. वो डैम्स में थे पहले. तमीम सर वाज टीचिंग इन डैम्स पहले. उसके बाद उनकी सर से मुलाकात हुई एक दिन. कहाँ मुलाकात हुई, आपको याद है? ये तो याद नहीं है. अच्छा, दिल्ली में ही हुई होगी. दिल्ली में CP में मुलाकात हुई थी. दिल्ली में CP में मुलाकात हुई. हाँ. बात की, उनको बड़ा अच्छा लगा मुझसे बात करके. और उसके बाद ही ज्वाइन. उसके बाद तब से आज तक वो मेरे साथ ही हैं. उसके बाद फिर उनके भाई साहब मिले, मोइन. तो उन्होंने उनका बेंगलोर सेंटर लेने की बात की, तो फिर उनको दिया.
and I can say with a great proud that Bangalore Center is one of the most successful center in the country for the last so many years. Consistently they are doing very well. So I am thankful to the entire family because उनके दो भाई समीर और मोइन भी उनके साथ हैं. They're still looking. They're all amazing people, very hard working, dedicated लोग हैं family. और तमीम साहब तो ग्रेट टीचर हैं ही सही. डैडी, आपने इतने सालों से मेडिकल एजुकेशन को इवॉल्व होते हुए देखा है. आज आप क्या कह सकते हो कि मेडिकल एजुकेशन इज इट प्रोग्रेस कर रही है, डिग्रेस कर रही है? नहीं, इट इज डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग. टीचिंग पैटर्न चेंज हो गया, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है. नाउ दे आर टॉकिंग मोर ऑफ द क्लिनिकल बेस क्वेश्चन आते हैं एमएलई टाइप का. अब वो रटाफिकेशन गया कि आपने गाइड पढ़ ली, क्वेश्चन रट लिए तोते की तरह, पता ही नहीं क्या है करके, वो अब हट गया है. तो इट इज गोइंग टुवर्ड द बेटर डायरेक्शन. अच्छा है. वी आर इम्प्रूविंग, वी आर टॉकिंग मोर ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं. नाउ द एग्जामिनर वांट कि बच्चे ने एक्चुअली वार्ड में जाके काम भी किया हो. तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात है. इट इज प्रोग्रेसिंग बेटर एंड बेटर. आपने यूएसएमएलई में भी काम किया, आपने नीट पीजी में 10 साल काम किया है. आपको यूएसएमएलई और नीट पीजी की जो तैयारी है उसके अंदर क्या डिफरेंस दिखता है? पेपर क्वालिटी में क्या डिफरेंस गुड दिखता है? क्वेश्चन. द मेन फर्क यही है कि हमारे यहाँ जो नीट पीजी का पैटर्न था, रटने वाला था, रट लिया आपको. ओके, ये पहले क्वेश्चन था जी वेस्टर्न मार्क का साइन किस में होता है जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में. ये नहीं पता ये है क्या. अब वो ये नहीं पूछेगा एक क्लिनिकल सिनेरियो देगा, वो पूछेगा. ये यूएसएमएलई का पैटर्न है. तो आई कैन से दैट का नीट पैटर्न इज गोइंग टुवर्ड यूएसएमएलई. यूएसएमएलई इज टोटल क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन. वहाँ पे वो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री है, पर बायोकेमिस्ट्री नहीं होती, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है. अगर उसने सवाल उसने पोर्फायरिया पे पूछना है, वो पहले बायोकेमिस्ट्री बताएगा, वो इंटीग्रेट करेगा मेडिसिन से कि पोर्फायरिया में एक पेशेंट आया, उसका यूरिन क्लियर है लेकिन धूप में रखते काला हो गया है, क्या स्टेप है. तो ही वांट बायोकेमिस्ट्री को उसने मेडिसिन से जोड़ दिया है. हर चीज़ मेडिसिन बेस्ड होती है, लेकिन इवन बायोकेमिस्ट्री भी मेडिकल बेस्ड, फिजियो भी मेडिकल बेस्ड होगी, फार्मा भी मेडिकल बेस्ड होगी. एक बंदे को बीपी हाई है, उसको हमने दवाई दे दी, उसके बाद टॉल टी वेव ईसीजी आ रही है, क्या दवाई हो सकती है. अब उसे घुमा दिया, दवाई दे दी, टॉल टी वेव कर दिया, हाइपरकैलेमिया कर दिया, ACI है. तो दिस इज व्हाट दे वांट. बच्चे को पूरा एस्पेक्ट पता होना चाहिए. एंड आई एम ग्लैड कि अब नीट पीजी पैटर्न भी इसी पैटर्न पे ला रहे हैं. तो आई थिंक इट्स द बेटर कि नाउ वी विल बी हैविंग बेटर आउटकम. नेक्स्ट को लेके क्या मानना है आपका? वेल, नेक्स्ट के बारे में इट इज ए गुड स्टेप. और इसमें भी एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को पूरा इंटीग्रेटेड आना चाहिए. तो आपने डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में बात करी, अभी हमने यूएसएमएलई की बात करी. प्लैब में क्या अलग लगता है आपको? प्लैब इज ए वेरी इजी एग्जाम. अच्छा, बड़ा एंट्री एग्जाम है. प्लैब इज एन एग्जाम जिसको पास करके आप यूके में जॉब कर सकते हैं. एंड आई थिंक इज द इजीएस्ट एग्जाम. मतलब नीट पीजी तो उससे बहुत मुश्किल है. ओके, बड़ी बेसिक सी मेडिसिन पूछते हैं वो लोग, बड़ी बेसिक सवाल हैं और बच्चों वाले सवाल हैं, बल्कि ये मैं एक इनलाइटर भी कहता हूँ. बट दैट इज नॉट ए डिग्री. MRCP इज ए डिग्री, प्लैब इज नॉट ए डिग्री. और MRCP और प्लैब में क्या फर्क है अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग अ डिग्री? MRCP इज ए डिग्री, इज ए वर्ल्ड रिकॉग्नाइज का अपना मेडिसिन की डिग्री है. MD मेडिसिन इंडिया से कोई करके जाता है, मे बी दिल्ली एम्स से भी, वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज नहीं है. यू कैन वर्क इन का गल्फ कंट्री बट नॉट रिकॉग्नाइज. MRCP पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया में. और मोरओवर आपके पास MD मेडिसिन है, यू गो टू गल्फ कंट्री, उसने तनख्वाह आपको 100 पैसे दी है. विद MRCP दे गिव 300 रुपीज. तो ट्रिपल और ऑल ओवर रिकॉग्नाइज है का. तो सारे बच्चे प्लैब के पीछे पागल क्यों रहते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं. अच्छा, मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर कि प्लैब और इसमें क्या करना चाहिए. बेटर टू डू MRCP. और प्लैब की डेट में, आज की डेट में 2 साल तक एग्जाम की डेट नहीं मिलती. ओके, तो लोगों को पता नहीं है. इफ यू क्रिएट अवेयरनेस, और MRCP के अंदर आपका पासिंग एग्जाम है, कम्पिटिटिव नहीं है. नीट पीजी का एक बात है कि इसे कम्पिटिटिव एग्जाम है, सीटें थोड़ी लेने वाले ज़्यादा हैं. मेरे नंबर 100 में से 90 आए, आपके 91 आए, किसी और के 92, उसको मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी. हालांकि 90% मार्क्स हमारे अच्छे हैं. ये चीज़ MRCP में नहीं है. तो दिस वन बिग डिफरेंस, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपने अपने टाइम पे प्रैक्टिस भी करी है,
आप आज की भी सिचुएशन देखते हो, आजकल आप देख रहे हो कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। Yes, it is a big problem. आज से कुछ साल पहले डॉक्टरों को लोग भगवान मानते थे, आज भी भगवान है। मानना ना मानना एक अलग बात है, लेकिन विद सोशल मीडिया लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया रहा है, अखबार पर खबर आ गया जी लोग डॉक्टरों ने और मरीज ने डॉक्टर को पीट दिया है। एवरीबॉडी कम टू नो, दूसरे वालों को जोश चढ़ जाते हैं, हम भी पीट सकते हैं यार। ओके, लेकिन गलत है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग। कोविड, अभी 2 साल पहले कोविड गया है, हम मेडिकल प्रोफेशन ने, पूरी मेडिकल प्रोफेशन आई से, नॉट ओनली डॉक्टर, नर्सेज और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सब ने A to Z नाम जो भी मेडिकल, सब ने मेहनत की, हमने लोगों की जानें बचाई। और इस चक्कर में हमारे कुछ कलीग भी चले गए, कुछ शहीद हो गए। ओके, क्या वो भगवान नहीं थे? भगवान हैं। मेडिकल प्रोफेशन इज ए नोबल प्रोफेशन। लोग भगवान मानते थे और आज भी मानते हैं, लेकिन कुछ बैड एलिमेंट होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, तो वी शुड नॉट बी कैरिड अवे विद ऑल दिस थिंग। ओके, वी आर डूइंग गुड जॉब फॉर द ह्यूमैनिटी। ओके, और ये एवरग्रीन प्रोफेशन रहेगा। ओके, बट डेफिनेटली आई कंडेम सच टाइप ऑफ इंसिडेंसेस वेयर मेडिकल प्रोफेशनल्स आर ट्रीटेड बैडली। तो अगर आज आप मेडिकल करिकुलम देखते हैं हमारा, उस मेडिकल करिकुलम को अगर आप बेटर, आपके पास पावर होती है उसको बेटर करने के लिए, तो आप उसमें क्या बेटर करते हैं? डेफिनेटली आई विल लाइक कि बच्चों को, स्टूडेंट को मोर एंड मोर प्रैक्टिकल थिंग उनको आनी चाहिए। आज की डेट में ऐसे ऐसे इंटर्न्स मिलते हैं, इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है, उनको आईवी ड्रिप लगाना नहीं आता है। फॉरगेट बाकी सब चीजें, आईवी ड्रिप लगाने नहीं आती है, दैट मीन दे हैव नेवर गॉन टू द मेडिकल वार्ड्स, और किसी वार्ड में जाते ही नहीं है। तो अगर मैं कभी बना या मुझे अथॉरिटी आएगी, तो सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें, गो डू ये चीज जैसे करनी। जैसे अब MRCP का, जो आपको शायद पता नहीं होगा कि उनके यहाँ व्हेन यू गो टू फॉर हायर स्टडीज, सुपर स्पेशलिटी करनी है, वो एग्जाम UK में एग्जाम नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपने ये, मान लो आपको 10 हर्निया की सर्जरी करनी है, करके आपको लिख के आना चाहिए, आपको ये सर्जरी होनी चाहिए, आपको इतने प्लूरल टैप किए होने चाहिए, एंड दैट हैज टू साइन बाय योर बॉस। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी है, जो आना चाहिए, विच एवर फील्ड यू आर। अगर मान लो आई में कोई गया तो उसको, आपको 50 कैटरेक्ट सर्जरी करनी है, ग्लूकोमा की सर्जरी करनी है, तो दे वांट की प्रैक्टिकली पूरा हो गया, आपका काम हो गया। हमारे यहाँ थ्योरी रट ले तो तक रट लेते हैं, मरीजों को देखा नहीं होता। तो आई विल ऑल्सो लाइक टू डू दैट चेंज कि लेट स्टूडेंट और डॉक्टर शुड वर्क इन द वार्ड एंड दे शुड बी साइंड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, एंड इन दैट वे वी विल मेक ए बेटर क्लिनिशियंस। पिताजी हमेशा मुझे कहा करते थे कि जो डॉक्टर होता है वो किताब से नहीं बनता, वो पेशेंट में बनता है। या तो लेक्चर थिएटर तो हम इसलिए बनाते हैं कि बच्चों को हम कुछ सिखा सके, बट वो एक्चुअल जो उसकी पढ़ाई है वो पेशेंट के ऊपर ही हो रही है। दोस्तों, बेस्ट बुक इज पेशेंट, बेस्ट बुक इज पेशेंट। सी द पेशेंट, रीड द बुक, सी द पेशेंट, देन यू आर ए बेटर क्लिनिशियंस। आपको लगता है कि डॉक्टर्स को हम अपने यूजी करिकुलम के अंदर कुछ और भी सिखा सकते हैं मेडिकल छोड़कर? मतलब मेडिकल तो ऑफ कोर्स बहुत ही, आई थिंक दिस इज वर्थ $1 million क्वेश्चन। बहुत कुछ सिखाना चाहिए उनको, मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। ओके, लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। बात नहीं करनी आती लोगों को मरीज से, हाउ बैडली वी टॉक विद द पेशेंट, गवर्नमेंट सेटअप, एथिक्स सिखाने आने चाहिए। फाइनेंस, बेसिक ऑफ फाइनेंस, मैं ये नहीं कहता उनको आप यू मेक हाई फाई फाइनेंस, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए अदर देन मेडिकल साइंसेस, बेसिक, सो दैट दे आर बेटर। ऑफकोर्स व्हेन दे कम आउट ऑफ मेडिकल कॉलेज, उनको ये सब चीज़ आनी चाहिए। फाइनेंस तो आता ही नहीं, एंड आई टेल यू, डॉक्टर्स आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड डॉक्टर्स आर वेरी पुअर एडमिनिस्ट्रेटर एंड वेरी पुअर इन फाइनेंस ऑल्सो। बाहर की दुनिया के लिए तैयार करना चाहिए बच्चों को। डेफिनेटली बाहर की दुनिया के लिए तैयार, ये सब चीजें जब आएंगी, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ करिकुलम इन USMLE।
ये सब चीजें होती हैं उनके अच्छा। अंदर। हाँ, ये सारी उनके अंदर होती हैं। उनके एथिक्स और बिहेवियर साइंस पे ये सब चीज इंक्लूड होती हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। आपके हिसाब से एक आज का नया डॉक्टर अगर वो लाइफ में आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहे तो उसे ऐसी 3 क्या चीज़ें करनी चाहिए जो उसे एक आप जैसा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डॉक्टर बना सकता है? हार्ड वर्क, हम्म, टाइम मैनेजमेंट हम्म, एंड गुड बिहेवियर। आज आपके लिए ये मैं कहूँगा 3 गोल्डन वर्ड्स है बच्चों। डॉक्टर भाटिया ने खुद बताए हैं आपको। वैसे मैं अभी भी आज भी आप पढ़ाते हो, मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि आपके पास आज के दिन पे सारे रिसोर्सेज है लाइफ को एंजॉय करने के। और तो आज भी आप क्यों पढ़ा रहे हो? एंड ही इज वर्किंग मुझसे भी ज़्यादा। मैं आपको बता दूँ ही स्टार्ट्स एट होम फ्रॉम 9 AM एंड ही इज बैक होम एट 9 PM। तो 12 घंटे की शिफ्ट आज भी डॉक्टर भाटिया करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एंजॉय टीचिंग, मुझे मजा आता है। एक दुनिया का दस्तूर है, हम वही काम करते हैं जिसमें आपको मजा आता है। टीचिंग इज ए पैशन। आई डोंट गेट टायर्ड विद टीचिंग, आई एंजॉय इट। ओके, everybody has enjoyment. Somebody may like to have a drinks for enjoyment, somebody may like to go for movie for enjoyment. Okay, somebody may like to go for जो outing कर रहे हैं। For me, teaching is enjoyment. I enjoy it, I love it. The day I'll stop teaching, I'll die. Okay, I'll die. मतलब it's my beginning of my end. So I pray to my owner of my institute, Ganpati ji, that he should give me strength that till the last stage of my this thing, I enjoy my work by teaching. Okay, and again, one more thing I like to say, although it is DBMCI is in my name, but owner of my institute is Ganpati ji, and I tell you, by his blessings only I have reached, or DBMCI have reached to this stage. तो डैडी आपने पूरी इंडस्ट्री को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ टीचर, एज एन एंटरप्रेन्योर देखा है। हर एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था आपको, इतने साल का करियर है आपका। अभी नारायण मूर्ति जी ने एक बात कही कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो एक नया बंदा जॉब में आ रहा है उसको 70 से 80 घंटे काम करना चाहिए। आपके क्या थॉट है इस बारे में? वेल, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं। नारायण मूर्ति जी इज ए ग्रेट पर्सन, उन्होंने कोई बात कही है, उनका अपना एक एंगल है। आई रेस्पेक्ट हिज व्यू। पर जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरे ख्याल से अगर एक आदमी 8 आवर्स ए डे ठीक ढंग से काम करता है, कंसंट्रेशन से काम करता है, तो दैट कैन गिव ए वेरी गुड आउटपुट ऑल्सो। क्योंकि इसमें फिर क्या हुआ, 8 घंटे आपने काम किया, देन यू कैन गिव सम टाइम टू योर पर्सनल थिंग ऑल्सो, फिटनेस ऑल्सो, मेंटल फिटनेस ऑल्सो, टू द फैमिली ऑल्सो। तो ये मेरा मानना है, अपना अपना विचार है। क्योंकि everybody has different opinion, but there should be a family time also. There was a time when I also worked like 80 hour, 90 hour हमने किया, but at what cost? Then I could not devote my time to my family. So this is my opinion. So दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका जिसका आप आई एम श्योर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रैपिड फायर राउंड आ गया। अब हम डॉक्टर भाटिया से कुछ चटपटे सवाल पूछने वाला हूँ मैं। डैडी, जो दिल में आ रहा ना बिल्कुल वैसी बोलना है, ठीक है ना? तो बेस्ट पास टाइम क्या आपका? रीडिंग है, वैसे मैं बताया था। Reading, I enjoy. How many cars have you owned till date and list them? List them. I started from scooter, then I got old Maruti car, then Zen लिया था, फिर Civic ली थी, फिर Santro भी ली थी, फिर BMW 3 सीरीज ली थी। 5 सीरीज। पहले 3 सीरीज आई थी, हाँ पहले 5 सीरीज, 5 सीरीज आई थी। फिर अब उसके बाद 7 सीरीज भी है और मर्सिडीज एस क्लास भी है। एंड आई वेरी हैप्पी टू से दैट दिस जेंटलमैन हैज गिवन गिफ्ट टू मी रोल्स रॉयस। आई थिंक इस बात पे इसके लिए ताली बजती है। आपकी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट कौन सी है? रोल्स रॉयस वाज माय ड्रीम कार। और अभी हम जहाँ बैठे हैं वो रोल्स रॉयस पे रिकॉर्डिंग हो रही है ये वाली। इनफैक्ट कब बता दूं आपको, मैं इन एवरी क्लास आई यूज्ड टू से, मैं रोल्स रॉयस दिखाता था, मैं कहता दिस शुड बी योर ड्रीम कार। ओके, तब मेरे पास नहीं थी एंड आई गॉट इट, नॉट गॉट इट, ही गिव डॉक्टर नचिकेत गिफ्ट टू मी। अच्छा डैडी, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी चाहिए?
I'm very satisfied person. बट स्टिल नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? सही बताओ, मुझे इससे ज्यादा पता ही नहीं. इतनी काफी है. लैम्बोर्गिनी बताई थी आपने मुझे. लैम्बोर्गिनी का ये घाटा है, उसकी हाइट बहुत छोटी है. दे आर नॉट मेंट फॉर दिल्ली रोड. घाटा वाटा थोड़ा ना बोल रहे हैं, लैम्बोर्गिनी है ना. लैम्बोर्गिनी, चलो लैम्बोर्गिनी. लंच एट देसी ढाबा और अ फैंसी रेस्टोरेंट. ओह वेल, दरियागंज के अंदर का अपना एक मोती महल है, वो अच्छा है. और इवन भंडारा रोड इज गुड. और हम लोग, हमारा फेवरेट ढाबा है जो रॉयल रेस्टोरेंट देखा होगा आपने, सीपी आउटर सर्कल में. हम एज अ परिवार वहाँ सबसे ज्यादा जाते हैं. व्हाट वुड यू बी इफ नॉट अ डॉक्टर? What would you have been? I think I can't think anything beyond doctor. मैंने कहा था I change my line, मुझे इंजीनियरिंग में जा रहे भेज दे, मैं नहीं किया. I enjoy my profession, I love my work. आज आपका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है, ढाबा तो एक अलग होगा, फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा आपका दिल्ली के अंदर? ढाबा इन क्लैरिजेस. अगर सर से मिल रहा हो तो वहाँ सकते हो सर, हर हफ्ते जाते हैं. नहीं मैं no he's joking, not I don't go there every week. हाँ, but if you want to give me a dinner, you can take me there. I'll definitely come there. Just joke apart. Take Your it light. favorite dish? Favorite dish. Well, dal makhani, shahi paneer, the typical Delhi wala, and lachha paratha. Your favorite line that inspires you every day? माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, लक्ष्मी जी खुद चली आएंगी. A private life in a village or a lavish life in metro city? Well, private life in a clean city. Because the problem with Delhi is everything good, but my family is here. I am a family person. I enjoy my family, my brothers, okay. But I can keep on going to areas where the hawa saaf hai. अब डैडी एक शायरी हो जाए हमारी सारी ऑडियंस के लिए. दोस्तों, आज आपने देखा एक दोस्त बन गए आप मेरे. आई एम ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड. आई टेल इन माई क्लासेज आई एम द बेस्ट फ्रेंड. एनी पर्सन नीड एनी गाइडेंस, आई एम देयर टू गाइड यू इन ए मोस्ट पर्सनलाइज वे. दोस्ती की आज हमारी शुरुआत है. आई एम असेसिबल टू ऑल ऑफ यू. DBMCI इज असेसिबल टू यू. तो इस बात पे एक शेर अर्ज है. ये दोस्ती एक चिराग है, इसको जलाए रखना. ये दोस्ती एक खुशबू है, इसको महकाए रखना. ये दोस्ती एक चिराग है, इसको जलाए रखना. एक दोस्ती एक खुशबू है, इसको महकाए रखना. हम रहे हमेशा आपके दिल में. हम रहे हमेशा आपके दिल में. इतनी सी जगह बनाए रखना. थैंक यू. दोस्तों एक बार वाह वाह कर दो कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है. आप किसको चाहते हैं जो हमारा नेक्स्ट गेस्ट बने, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए. आप डॉक्टर भाटिया से कोई और सवाल करना चाहते हैं जो मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए. मैं सर से पूछ के जरूर आंसर करूंगा उसमें. और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शेयर करिए दोस्तों के साथ. और अगर अच्छा लगा है तो दो वाह और करते जाइएगा कमेंट सेक्शन में. So before you close, come here. I love him a lot. ये मेरी जान है. Thank you so much everyone. Thank you so much for being here. Lots of blessings from Dr. Bhatia. Lots of love. Take care. Bye bye.